चलिए तो आज प्रॉपरली लीनियर मोमेंटम पे आते हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी, है ना, एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ mass of body and the product of mass of body and its velocity, its linear velocity, the product of mass of body and its linear velocity is called its linear momentum. The product of mass of body and its linear velocity is called its linear momentum, is called its linear momentum according to definition, अगर हम बॉडी के मास को बॉडी के वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो मिलता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। आई बस समझ में? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन linear momentum is equal to product of mass and velocity. Velocity is a vector quantity, mass is a scalar quantity. किसी वेक्टर में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने से, किसी वेक्टर में किसी स्केलर को डिवाइड करने से हमेशा एक नई क्वांटिटी बनती है जो कि एक वेक्टर ही होती है। यूनिट की बात अगर मैं करूं तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट जो हो जाएगा वो मास के यूनिट यानी कि केजी और वेलोसिटी के यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये इसका एसआई यूनिट कहलाएगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड होता है। सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो बहुत स्पेशल है वो ये है कि अगर आपको वेक्टर आता है तो इतना याद होगा कि अगर हम किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है वो भी उसी डायरेक्शन में आता है। इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर व्हिच इज पॉजिटिव देन वी विल गेट अ न्यू वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में होगा। तो इससे हमें क्या सीख मिली यहाँ पे कि मास दुनिया के 4 m में से एक है जो कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं। मैग्नीट्यूड, मॉड, मॉडुलस और मास हमने पढ़ाया था। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब वेलोसिटी में मास से मल्टीप्लाई करके लीनियर मोमेंटम बनाया जाता है तो लीनियर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पॉइंट बन गया हमारा, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी बॉडी की लीनियर वेलोसिटी जिस तरफ होती है उसी दिशा में उसका लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, अगली मुद्दे की बात क्या है? अगली मुद्दे की बात ये है कि नॉर्मली हमारी वेक्टर से हमेशा हवा टाइट रहती है। ये कहें आपका और वेक्टर का 36 का आंकड़ा है। आप लोग वेक्टर लगाना पसंद नहीं करते, वेक्टर से चीज़ों को सॉल्व करना उचित नहीं समझते, तो हम हमेशा काइनेमैटिक्स के ज़माने से आसान करते चले आ रहे हैं वेक्टर वाली प्रॉब्लम को। कैसे आसान करते चले आ रहे हैं कि हम वेक्टर के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, बस प्रॉपरली क्या कर देते हैं, साइन लगा देते हैं। प्रॉपरली साइन का इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड में चल रहा है तो प्लस, लेफ्ट में चल रहा है तो माइनस, ऊपर चल रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस। ठीक है, तो इफ बॉडी इज मूविंग इन वन डायमेंशन, अगर काइनेमैटिक्स आपको अच्छे से आता होगा अभी तक तो आप समझ गए होंगे। इफ बॉडी इज मूविंग इन वन डायमेंशन, देन वी कैन यूज, हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी फॉर्मूला हम लोग बिना वेक्टर नोटेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते
ठीक है। v और p की वैल्यू विद साइन रखनी होंगी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं भी आता है काइनेमेटिक्स, वो खोपड़ी खुजा रहे हैं अपनी कि भैया याद नहीं आ रहा है या हमने पढ़ाई नहीं है कि वन डायमेंशन की क्या बवाल हो रहा है, तो हम आपको बता देते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि एक दीवार है, ये दीवार है और एक बॉल आई। बॉल 5 किलो की थी, वैसे इतनी भारी बॉल होती नहीं है लेकिन चलो मान लेते हैं 5 किलो की बॉल 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आई, और यही 5 किलो की बॉल जब रिबाउंड हुई, वापस उछली, तो उसकी स्पीड सपोज मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड बची। तो ये हो गया इनिशियली, और अल्टीमेटली ये वाला स्टेप हो गया फाइनली। मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये सिचुएशन है, कंसीडर द सिचुएशन, मैं आपसे कहूं फाइंड नंबर 1 इनिशियल मोमेंटम, और नंबर 2 फाइनल मोमेंटम। तो बहुत छोटी सी बात है भैया, सॉल्यूशन, ठीक है। पहली बात तो मिसअंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड है, ये कोई 3D चीज नहीं है जो हम आपको 3D में एक साथ दिखा सकते हैं। मतलब इसको आप इमेजिन ये करिए कि 5 किलो की बॉल ऐसे गई और ऐसे ही आ गई, बस ये है कि अलग अलग समझाने की वजह से मैंने अलग बना दिया। ये कोई जादू थोड़ी नहीं कि यहाँ से घुसे यहाँ से निकल आए, ठीक है। यहाँ से बॉल सीधे टकराई और सीधे रिबाउंड हुई, तो सीधे रिबाउंड का जो हुई है जो सिचुएशन है वो मैंने नीचे शो कर दिया है, ठीक है। यानी मामला इस प्रकार से है, इस बात को ध्यान दें, यानी ऐसे आया और ऐसे रिबाउंड हुआ। गॉट इट, ठीक है। इसको कहते हैं वन डायमेंशनल, एक सीधी रेखा के अनुदिश, अर्थात एक सीधी रेखा के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वन डायमेंशनल बोलते हैं। और जब भी वन डायमेंशनल का केस होता है हम लोग फॉर्मूले बिना वेक्टर नोटेशन के यूज कर सकते हैं इजीली। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, हम फिर से याद दिला रहे हैं काइनेमेटिक्स, v बराबर u प्लस ए टी, सही जो होता है वो ये होता है, लेकिन हमने कभी वेक्टर नोटेशन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने हमेशा वन डायमेंशनल मोशन के हिसाब से ही सारा काम किया। 2 डायमेंशन भी आया, हमने उसको 1 डायमेंशन में 2 बार तोड़ दिया, ठीक है। इस वजह से कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जो समझदार है मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, बाकी जो रट्टाफिकेशन वाले हैं उनके लिए सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है, अगर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो फिर आप P बराबर m इंटू वी वेक्टर फॉर्म में मत लगा के आप सीधे किस फॉर्म में लगाएंगे, डायरेक्ट विदाउट वेक्टर नोटेशन लगाएंगे, और बड़ी आसानी से आंसर आएगा। जैसे आपसे बोल दिया गया इनिशियल मोमेंटम निकालिए, पहली बात तो हम समझ गए ना, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, बॉडी का मास 5 इंटू बॉडी वेलोसिटी कितनी +2 +10, तो कुल मिला के प्लस का 10 kg मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल मोमेंटम। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम की दिशा राइट वर्ड है। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, मोमेंटम फाइनली, तो बॉडी का मास 5 किलो लेकिन वेलोसिटी -1, सो इट वुड बी -5 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम 5 है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम की दिशा लेफ्ट में है। बात समझ में आया? तो मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूं, आप कायदे समझ लीजिए। लीनियर मोमेंटम, हम इस समय अपने आप को सीमित कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मोमेंटम 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर वाला और एक होता है एंगुलर वाला, ठीक है। तो लीनियर वाला जो मोमेंटम होता है उसमें हम लोग बॉडी के लीनियर वेलोसिटी को लेते हैं। तो खैर पिछली बातों को भूल जाते हैं और आज की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जिसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो फॉर्मूला भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है
ठीक है, फॉर्मूले से हमने यूनिट बना लिया, केजी इसका, मीटर पर सेकंड इसका, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर इनटू अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, सो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। साफ साफ समझ में आ रहा है। एक बात जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर आता है वो भी उसी डायरेक्शन में आता है, उसी डायरेक्शन में आता है। ठीक है, इसका मतलब P और V दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसके बाद जरूरी नहीं है कि हम लोग फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल लगाएं तो विद वेक्टर नोटेशन ही यूज करें। थ्योरी में लिखने में बात अलग हो जाती है। हम मानते हैं कि आपको वेक्टर में दिक्कत होती है और दुनिया के 99% बच्चों को दिक्कत है वेक्टर में। ठीक है, कितना भी अच्छा हम पढ़ा लें, ठीक है, वो दिक्कत रहती है, वो स्वाभाविक है बच्चों के पास। ऐसा नहीं है कि वेक्टर का कोई स्पेशल काम है, बच्चे ही नालायकी करते हैं। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस में काम नहीं होता, इस वजह से वेक्टर के साथ समस्या है। तो इसका हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने ही इसका जुगाड़ बढ़िया से बना के आपको दिया है। मैं जुगाड़ की ही बात बता रहा हूँ कि हम कितने भी डायमेंशन में मोशन हो रहा हो, हम मोशन को उतनी ही दिशाओं में, उतनी ही वन डायमेंशंस में तोड़ सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, इसमें y के अलॉन्ग में मोशन होता है और x के अलॉन्ग में मोशन होता है। आपने क्या किया प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, याद करिए, आपने क्या किया, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक किया। मोशन अलॉन्ग x डायरेक्शन अलग, मोशन अलॉन्ग y डायरेक्शन अलग। क्यों किया? क्योंकि वन डायमेंशन में काम करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जुगाड़ दे रखा है कि जब वन डायमेंशन में लेंगे तो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूले को बिना वेक्टर नोटेशन के लिख लीजिए। बस क्या ध्यान रखिए कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अब कह दो सर m का साइन की बात नहीं कर रहे आप, अरे भाई m स्केलर है, ठीक है, साइन किसका रखोगे? जो वेक्टर क्वांटिटी होगी। आपने छीना किससे? वेक्टर का साइन किससे छीना? वेक्टर से छीना ना, तो आप साइन कन्वेंशन किसको दोगे? जिससे छीना उसी को तो दोगे। ठीक है, तो वैसे भी मैं फिजिक्स में बता चुका हूं, फिजिक्स में प्लस और माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन से। ठीक है, तो आप डायरेक्शन अब ऐसे नहीं शो कर रहे हो तो प्लस और माइनस लगा के शो कर रहे हो, और प्लस और माइनस लगा के डायरेक्शन शो करना आपके लिए कंफर्टेबल रहता है, ऐसा देखा गया है। आई बात समझ में? तो बात समझ में आ गई। हम मल्टी डायमेंशनल मोशन जो होता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, कितनी भी डायमेंशन हो, हम उतने डायमेंशन के मोशन को उतने 1 डायमेंशन में तोड़ सकते हैं। यानी अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है तो हम उसको 2 1 डायमेंशनल मोशन में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन में ही क्यों ब्रेक कर देते हैं? क्योंकि 1 डायमेंशन में एक जुगाड़ चल जाता है, और जुगाड़ है साइन कन्वेंशन वाला। मतलब ये कि आपको फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूले में जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको विदाउट वेक्टर नोटेशन लिख दीजिए, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। ठीक है, अब जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे, इसीलिए कि मान लीजिए कि ये दीवार थी, आपने बॉल ऐसे फेंका और रिबाउंड होकर वापस आ गई। क्या हो गया? 1 डायमेंशन। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स 1 डायमेंशन। बहुत मोटा सा आइडिया है। ठीक है, वैसे हम बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन और बहुत कायदे से पढ़ा चुके हैं। 1 डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, 2 डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, सब बता चुके हैं। बट आज हम बात मोटी मोटी बता रहे हैं आपको कि अगर बॉडी का मोशन हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग रहे, भले ही वो चाहे लौट या आवे वापस, जाना आना एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो जाए या एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाता रहे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। तो ये एग्जाम्पल था एक 1 डायमेंशनल मोशन का, जिसमें 5 किलो की बॉडी को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉल पे टकरा दिया। जब बॉडी लौट के आई तो 1 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड हुई। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मोमेंटम कितना होगा, तो अब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेक्टर में लिख नहीं सकता, लिख सकते हैं, करने की जरूरत क्या है? सीधे लिख दे 10 आई कैप, ये क्या आ जाएगा? -5 आई कैप हो जाएगा। लेकिन आई कैप सुनते ही आपके जो मत्थे पे है वो बल आ जाता है तुरंत, आई कैप जे कैप। इसलिए बेस्ट तरीका ये रहता है। ठीक है, 5 × 2 प्लस का 10 kg/s एंड 5 × -1 -5 kg/s। गॉट इट?
ये तरीका है, कॉपी कर लीजिए। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं तो आप तैयार हैं न्यूटन सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने के लिए। लॉ बहुत छोटा सा है, ये आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, तो स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the external force applied on the body, according to this law, the external force applied on the body, according to this law, the external force applied on the body, external force applied on the body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, rate of change of linear momentum of the body, rate of change of linear momentum of the body, and this change in linear momentum always takes place, and this change in linear momentum takes place in the direction of applied force. This change in linear momentum takes place in the direction of force applied. In the direction of force applied. एक और नया किस्सा सीखने जा रहे हैं आप लोग। कंसीडर द सिचुएशन हमारी बोली कुल मिला के अकॉर्डिंग टू द लॉ समझिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ कह रहा है कि हम बॉडी पे जो भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट का मतलब होता है किसी चीज में टाइम से डिवाइड कर देना, dt, वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। इसी को डेल्टा टी भी के नाम से भी जानते हो तुम लोग। अभी हम बताएंगे डी और डेल्टे में क्या फ़र्क होता है, कब कौन सा लगता है। वैसे आप लोगों को हम बता चुके हैं डी कब लगता है और डेल्टा कब लगता है, कई बार बता चुके हैं। एक बार फिर मौका है उसको फिर से ब्रशअप करने का। तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, और किसका रेट है? रेट ऑफ व्हाट? चेंज, यानी चेंज मतलब डेल्टा यानी डी, इसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? dp अपॉन dt, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं कमजोर हैं आप लोग थोड़ा समझने में। चेंज का मतलब होता है, चेंज डेल्टा से बढ़िया समझते हैं आप लोग, है ना। तो चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी अगर हम किसी चीज में टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट बन जाता है, ठीक है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी रेट की बात आती है तो बेसिक मतलब होता है रेट चेंज, सॉरी टाइम रेट। अकेले रेट कभी बोला जाता है तो उसका मतलब टाइम रेट होता है, टाइम अंडरस्टूड रहता है। आई बात समझ में? रेट अगर बोला गया तो टाइम रेट होता है, वो टाइम अंडरस्टूड होता है। मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर में क्या रखना है? टी, ठीक है। और किसका रेट? रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज? ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अब इस डेल्टा को मैंने डी लिखा तो क्या गलत किया? सही किया, ठीक है। बस फर्क ये पड़ता है कि ये कब किया जाता है? जब हमारा टाइम इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। हम पढ़ा चुके हैं इस बात को, ठीक है। और जब हमारे पास टाइम इंटरवल होता है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, तब ऐसे लिखा जाता है डेल्टा के फॉर्म में। डी के फॉर्म में कब लिखा जाता है? 20वें सेकेंड में, 25वें सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, पहले सेकेंड में, है ना। मतलब हमें इंस्टेंट जब बताया जाता है तब डी लगता है, और इंटरवल जब बताया लगता है तो डेल्टा लगता है। ये आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं या ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये एक जनरल फंडामेंटल हमारे लिए क्रिएट हो चुका है कि हम
जरूरत के हिसाब से फॉर्मूला चेंज कर लेना जानते हैं। कि अब भी दिक्कत है आपको, ठीक है? अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मतलब समझ गए? मतलब इसी फॉर्मूले को मैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं अगर मुझे क्या दिया जाए, टाइम इंटरवल दिया जाए, ठीक है? चलिए, अब क्योंकि एक्चुअली आप लोग 11th में आ गए हैं, ठीक है, गलती से हायर क्लास में आ गए, और हायर क्लास में आ गए तो आपको डिफरेंशिएशन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको पुराने तरीके क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने तरीके कभी कभी लेंदी भी हो जाते हैं। हमको नई चीजें अपने दिमाग में गुजरनी है तो पुरानी चीजों को शॉर्टन करना पड़ेगा। आई बात समझ, ठीक है? करने को मैं उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन अब आप नए तरीके सीखिए। तो अब लॉ कहता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, एंड दिस चेंज इन लीनियर मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो आखिरी लाइन लिखवाई मैंने स्टेटमेंट में, दिस चेंज इन लीनियर मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अरे तुमने किसी को घुसड़ के लात मार दिया, जिधर लात मारा उधर ही तो मोमेंटम चेंज होगा, उसका उधर ही तो जाएगा, उसका मोशन उधर ही तो होगा। कि हमने लात मारा सामने खिसक गया किनारे, ये तो नहीं हो सकता। आई बात समझ में, ठीक है? हाँ, कार्टून्स में हो सकता है, फिजिकल लाइफ में नहीं होता है। तो आई बात समझ में, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर तुम लात मारोगे, मतलब फोर्स लगाओगे। हमेशा लात मार के फोर्स नहीं लगाया जाता है, अंडरस्टूड रखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो जो फोर्स आपने बॉडी पे लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? एंड दिस चेंज इन लीनियर मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। स्टेटमेंट की बात खत्म हो गई, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है? सबको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं के आता है, dp अपॉन dt, ठीक है? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली जब इस फॉर्मूले को वेरीफाई कराया गया तो देखा गया कि k का वैल्यू बेटा कितना होता है, 1। इट इज अ यूनिट लेस कांस्टेंट। आई बस समझ, k की वैल्यू क्या होती है, 1। कह दो सर कांस्टेंट है, इसमें यूनिट क्यों नहीं लगाया? कुछ मूर्ख तो ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनको हमेशा ये लगता है कि कांस्टेंट में यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है? अरे भाई, v प्रोपोर्शनल i किया था 10th में, ठीक है? तो v बराबर प्रोपोर्शनल हटा के r लगाया था, r का यूनिट था कि नहीं था? r भी तो कांस्टेंट ही था, लेकिन था कि नहीं यूनिट, ठीक है? तो हो जाता है 80% मूर्ख पाए जाते हैं इस प्रकार के, जिनको लगता है कि सर कांस्टेंट में यूनिट होता भी रहा है, क्यों फर्जी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए डिस्कस किया कि हर कांस्टेंट यूनिटलेस हो ये भी जरूरी नहीं है, और हर कांस्टेंट का यूनिट हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब जहां यूनिट है वहां विद यूनिट याद करना है, जहां यूनिट नहीं है वहां विदाउट यूनिट याद करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो k आता है वो यूनिटलेस आता है, समझे? इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 1 लिखी है, यूनिट आगे नहीं लिखा, समझ गए? जब आगे बढ़ेंगे तो f बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, dp अपॉन dt, ठीक है? यही है ओरिजिनल न्यूटन सेकेंड लॉ। कुछ मूर्ख कहते हैं f बराबर ma इज न्यूटन सेकेंड लॉ। हम सही शब्द लगा रहे, मूर्ख कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मामला कुछ डिफरेंट है। बताते हैं क्यों हम एग्जैक्टली f इज इक्वल टू ma को न्यूटन सेकेंड लॉ ओरिजिनल वाला नहीं कह रहे हैं, है वो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर केस है। कैसे हम समझाते हैं, थोड़ा गणित आना चाहिए। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एक चीज तो पता चल गई कि f बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। अभी आगे लिखवाऊंगा इसको, अभी फिलहाल आपका केवल दिमाग का द्वार खोलने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? कि f बराबर ma न्यूटन का सेकेंड लॉ का ओरिजिनल फॉर्म क्यों नहीं है, ठीक है? तो माय डियर, अभी अभी थोड़ी देर पहले कवि ने बताया, अर्थात मैंने बताया कि p बराबर m इंटू वी होता है, राइट? बेटे अगर मैं p की वैल्यू को उठा के यहां रख दूं तो f बराबर आ जाएगा d बाय dt ऑफ p की जगह कितना हो गया, m इंटू वी। बात समझ में आ गई? क्लियर? बॉडी का मास m जो है अगर कांस्टेंट होगा तभी ये बाहर आ सकता है। यानी मान के चलें कि इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट,
मान लेते हैं, है ना। अगर बॉडी का मास फिक्स है तो F इज इक्वल टू m बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचा dv अपॉन, और dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन। F बराबर क्या हो गया m इंटू। अब पांडे जी हमारे सोच रहे हैं सर ये कौन सा वो बड़ा रॉकेट साइंस बता दिया आपने, मास तो बॉडी फिक्स होता ही है, बचपन से जानते हैं। 9th में पढ़ाया गया था कि बॉडी को उठा के धरती से चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो वेट चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि ये आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, और बेल्ट दो मोटर पे ऐसे ऐसे घूम रही है, बेल्ट ऐसे जा रही है, नीचे से वापस आ रही है। यहाँ पे एक फनल लगा हुआ है ना, और फनल में सैंड पड़ी हुई है। अब ये जो सैंड है वो इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरेगी। तो अब बताइए कन्वेयर बेल्ट का मास जो है वो फिक्स है या फिक्स है या चेंज हो रहा है? तो क्या F बराबर m लगा पाएंगे यहाँ? श्री कृष्ण वाले जमाने में था, ठीक है, मटकी जा रही है, पानी भरा है, दूध भरा है, जो भी भरा है, मटकी में छेद कर दिया पत्थर मार के, क्या हो रहा है, मटकी से दूध या पानी जो भी वो निकल रहा है, तो मटकी का मास वेरिएबल हो गया, तो F बराबर m नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा मूर्ख कहते हैं कि F बराबर m क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ का ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। तो कवि यहाँ पे एक बात और कहना चाहता है, वो ये है कि F बराबर ma मुन्ना तभी लगा सकते हो जब बॉडी का मास फिक्स हो। तो न्यूमेरिकल करते वक्त कभी भी आपको अगर ऐसा प्रतीत हो जाए कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक फिक्स फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई F इज इक्वल टू ma, ठीक। यहाँ मामला गड़बड़ाया नहीं है, सीरियस मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी लाइट है, और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक फंडा मिला अभी नया नया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पांडे जी सही सोच रहे थे, नॉर्मली यही होता है एकेडमिक स्टैंडर्ड पे कि बॉडीज का मास फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है तो तुम्हें बॉडी ऐसी ही मिलेगी करने के लिए जिसका मास फिक्स होगा, तो तुम हमेशा स्वतंत्र रहोगे क्या लगाने के लिए, F बराबर m, बशर्ते एक्सेलरेशन हो रहा हो, ठीक है। अगर चर्चा हो ही नहीं तो आगे हम बता दें, देखो ये है पिताजी और ये है बेटा जी, ठीक है। जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी पे एक्सेलरेशन नहीं आता, ठीक। बच्चा नॉर्मली बाप के बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है, चाहे आप वेक्टर के रूल से समझ जाओ, अभी मैं लिखवाऊंगा, लिखने की चिंता मत करें, अभी हम लिखवाएंगे, पहले चर्चा कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इस समय डिस्कशन का है, ठीक है। चाहे वेक्टर के रूल से देखो, मास इज कांस्टेंट, सॉरी मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव स्केलर विल गिव यू अ वेक्टर व्हिच इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेक्टर, जैसे मोमेंटम में बताया था। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी होती है, फोर्स की होती है। मान लो क्वेश्चन में फोर्स है, फोर्स दिया हो तो पूछ लेते, बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, कि ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, ठीक। दिए सारे फोर्स है और डायरेक्शन एक्सेलरेशन का पूछे, चीटिंग नहीं हो गई। ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस तरह बॉडी पे फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी उसी तरफ आएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि बच्चे को आता है या नहीं आता। बाकी अगर आपको ध्यान हो थोड़ी देर पहले तो बताइए, अगर वन डायमेंशनल हो रहा होगा तो F के ऊपर और A के ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊं कि ना लगाऊं, ठीक है। हम लोग सिंपली लिखेंगे F इज इक्वल टू ma अगर बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में चल रही। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन, आई बात समझ में। तो ये है सारी कथा कहानी, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट शायद लिखवा दिया है, आप सिर्फ इतना लिखिए यहाँ पे, और ठीक है। तो ये कब लगता है, इफ टाइम इंस्टेंट इज गिवन,
if time instant is given and f is equal to डेल्टा p अपॉन डेल्टा t के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं if टाइम इंटरवल इज गिवन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मैं नकार नहीं रहा हूं कि ऐसा होता नहीं होता है, बट कब लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। टाइम इंटरवल इज गिवन, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना नोट करना था, भी वो तो हमने सिर्फ आपको आपका सामान्य ज्ञान और आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता दिया है, ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का है कि इसको नोट नहीं करना है अभी, जब वक्त आएगा तो मैं नोट करवा लूंगा सही जगह पे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नोट करिए, लिखिए। चलिए क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इसके ऊपर, एक क्वेश्चन इसके ऊपर। अब आप खुद डिसाइड करिएगा हमको कब कौन सा वाला, किस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो किस वाले में ये वाला लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए प्लीज, शीट में नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फाइंड फोर्स एक्टिंग on the body, find force acting on the body which changes its speed from 3 meter per second to 5 meter per second, from 3 meter per second to 5 meter per second along the same straight line in 2 seconds, full stop. Given mass of the body B, mass of the body B 5 kg, ठीक है। 10 लाइनें छोड़ दीजिए मैक्सिमम। अगला सवाल देखिए, छोटे छोटे सवाल है। नेक्स्ट है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम एज, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम एज, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम एज, ये लिखा हुआ है, varies with time as v is equal to t square plus t minus 1, t square plus t minus 1 meter per second, ठीक है। लिखिए, here t is in seconds, here t is in seconds, comma, when a force is applied on it, full stop. If the mass of the body be 2 kg, if the mass of the body be 2 kg, comma, then find the value of force acting on it, find the value of force acting on it at t equal to 2 seconds. Assuming body is moving along a straight line, assuming the body is moving along a straight line। चलिए करिए। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा है इफ मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, फाइंड फोर्स लिखा है, फाइंड और फोर्स के बीच में बढ़ा दीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड और फोर्स के बीच में बढ़ा दीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। जो फाइंड द वैल्यू ऑफ है उसको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कर दो, ठीक है। तो ज़्यादा स्पष्ट है साइंस फिजिक्स की भाषा में,
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स की जगह फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करिए। चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, जो मैंने पहला सवाल आपको दिया जिसके लिए स्पेस छोड़वाई मैंने, ठीक है, दोनों को मैं अलग अलग साइड बाय साइड कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया कि बॉडी का मास जो है 5 किलो है, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई, बाद में 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। पॉइंट टू बी नोटेड, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन अगर बोला गया है तो इसका मतलब डायरेक्शन की बात भी बोल दी गई। मतलब क्वेश्चन में लिखा स्पीड जरूर है लेकिन वो डायरेक्शन को भी मेंशन कर रहा है, मतलब आपको वो वेलोसिटी गिवन है ना कि स्पीड। पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है। बाय द वे कुछ लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, आंसर भले ही निकाल दिया, 5 न्यूटन आंसर आ गया है, बट किसी ने सोचा नहीं इस बारे में, ठीक है, कि बॉडी मूव कर रही है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन मतलब सेम डायरेक्शन में, यानी जिक्र डायरेक्शन का है। यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन कितना 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड, और हम सेम डायरेक्शन मान लेते हैं किधर, अलोंग पॉजिटिव एक्स। जब नहीं दिया तो हमको जो अच्छा लगेगा वही मानी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो गई +3 और ये कितना हो गया +5, क्योंकि अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन चल रहा है, साइन कन्वेंशन यूज करना आवश्यक है। अभी हमने 15 मिनट बर्बाद किए इसी बात को लेकर कि अगर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी जरूरत है कि तुमको साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना पड़ेगा हर वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू के साथ। अगर आपने नहीं किया है तो भले ही आप आंसर निकाल ले जाओ लेकिन आप 10 में से 8 के लायक हो, ठीक है, क्योंकि आप अगर अभी एक एक चीज की गलती को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, नहीं सुधार रहे हैं, तो आगे जाके बड़ी गलती बनेगी। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में इसीलिए मैंने प्रॉपरली लिखवाया अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ताकि बच्चे के दिमाग में पॉइंट फिर से आए कि जब सेम स्ट्रेट लाइन पे बोल रहा है मतलब मोशन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऐसी स्थिति में वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर नोटेशन ना लगा के हम उनकी वैल्यूज में प्लस और माइनस ठोक देते हैं, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं दिमाग लगाया तो अब याद रखिएगा, ठीक है। टाइम इंटरवल गिवन है बेटा, इन 2 सेकेंड्स लिखा है, एट 2 सेकेंड नहीं लिखा है। और जब इन 2 सेकेंड्स लिखा जाता है तो हम ऐसे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते, समझ गए? तो बिकॉज मोशन इज इन 1 डायमेंशन, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, टीचर इतना समझदार होता है, बच्चे को समझदार होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मोशन इज इन 1 डायमेंशन, दैट्स व्हाई हम लोग ये वाला लगाएंगे, ये वाला और विद वेक्टर नोटेशन लगाएं कि विदाउट वेक्टर नोटेशन? विदाउट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब F बराबर डेल्टा P, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड्स। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। बॉडी का मास जो है वो कितना है 5 kg, 5 कॉमन कर लेते हैं, v का वैल्यू कितना है +5, और ये कितना है +3। बात समझ में आया? 5 मैंने कॉमन कर लिया, m कॉमन हो गया, चलो हम याद रख देते हैं, F इज इक्वल टू m कॉमन हो गया v माइनस u अपॉन डेल्टा t, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे हमने बड़ा हाई फाई बहुत खतरनाक सवाल बता दिया तुम्हें, किला फतेह कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर आ गया घंटा। आपसे हमने पूछा फोर्स बताओ। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर हम अगले वाले सवाल की तरह कह देते कि फाइंड मैग्नीट्यूड, तो आंसर तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि तुमने क्या निकाल लिया है मैग्नीट्यूड। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या बोला तुमसे, फाइंड फोर्स। हमने ये तो नहीं बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो तुमको क्या देना पड़ेगा मुझे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो आपने जो भी डायरेक्शन माना, ठीक है, आपने अलोंग पॉजिटिव एक्स वेलोसिटी किस तरफ बढ़ रही, देखिए
वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स हो रहा है, और एक्सेलरेशन का दिशा जिस तरफ होता है फोर्स का दिशा भी उसी तरफ होता है। ठीक है, अगर मैं अलोंग पॉजिटिव एक्स मान रहा हूं तो डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा बताओ, अगर मान लो स्पीड कम हो रही होती तो इसका मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं? अरे स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाने के लिए उसी दिशा में फोर्स लगाना पड़ता, हमने कल भी समझाया था। आपका दोस्त आगे आगे जा रहा है, आप पीछे से गए उछल के लात मार दिया उसकी, जिस तरफ मोशन था आपने उसी तरफ फोर्स लगाया, इसलिए स्पीड बढ़ी। तो अपोजिट डायरेक्शन मार देते तो स्पीड घट जाती है ना। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। इस वाले में वेलोसिटी दिया गया है, बॉडी का मास दिया गया है, और हमें एट 2 सेकेंड बोला गया है। यहाँ पे मेन मुद्दा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड का, यानी यहां से क्लियर होता है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, d वाला लगाना पड़ेगा। और बॉडी किधर मूव कर रही है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। आखिरी में लिखा है ना, एज्यूमिंग बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिखूंगा फिर से, बिकॉज मोशन is in one dimension, therefore F बराबर dp अपॉन dt लगाएंगे। तो d वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि टाइम 2 सेकेंड है, एट वाली बात बोली गई है। और बिना वेक्टर नोटेशन के क्यों लगाएंगे, क्योंकि वन डायमेंशन में है। फटाक से कर देते हैं इसको, कुछ लोगों को जल्दबाजी है। d बाई dt मास इंटू वेलोसिटी हो गया, बॉडी का मास फिक्स है बेटा, ठीक है। आप चाहो तो बाहर निकालो, चाहो तो यही अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाहर निकालो, बवाल खत्म हो जाएगा। m बाहर आ गया, d बाई डी टी ऑफ v, वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी 2, d बाई डी टी v की वैल्यू कितनी t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 हो गया। डिफरेंशिएशन करना जानते हो, डिफरेंशिएशन करना। 2 t स्क्वायर का 2t, t का 1 और 1 का 0। कब निकालना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, बिकॉज t की वैल्यू 2 सेकेंड दे रखी है। इस वजह से f इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो f इक्वल टू कितना हो गया 10 न्यूटन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, तो हम बस यहीं तक निकाल के छोड़ दिए। समझ गए?